नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं कि जो इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई है, क्या इसको राष्ट्रीय आपदा अभी तक क्यों घोषित नहीं किया गया? क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि इतनी बड़ी आपदा को भी वो अभी तक राष्ट्रीय आपदा नहीं मानती है? राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद वहां पर जो मदद पहुंचनी चाहिए उसकी गति बढ़ेगी, सरकारी यंत्रणा का काम बढ़ेगा और सरकार की जिम्मेवारी भी ज्यादा बढ़ेगी और तय सीमा के अंदर काम करना पड़ेगा। क्या इन चीजों की जरूरत वहां नहीं है? आज के बिंदास में हम यही विषय आपके सामने पूरा घंटा भर लेके आएंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, और केवल सरकार ही नहीं, देश भी इस विषय पर क्यों आगे आकर कुछ नहीं कर रहा है। जितना इस विषय पर संवेदनशील सरकार ने होना चाहिए वो तो है ही नहीं, देश भी नहीं है। देशवासी टीवी पर कई फैमिली सीरियल देखते हुए रोते हैं, फिल्मी सीन देखते हुए रोते हैं, लेकिन इस हमारे टीवी के पर्दे पर जो हजारों लोगों के मरने की चित्र हम देख रहे हैं, देश का कोई व्यक्ति उस चित्र को देख के क्यों नहीं रो रहा है? उसको क्यों नहीं लगता कि ये मेरा सगा भाई है? उसको क्यों नहीं लगता कि ये मेरे परिवार का अपना सदस्य है? इस आपदा को अपनी मानकर आगे आना होगा, मदद के लिए हाथ बढ़ाना होगा। उसके बगैर हम इतनी बड़ी आपदा से, विपदा से दूर नहीं हो सकते। आज भी वहां पर लाखों लोग फंसे हुए हैं, हजारों जाने गई है जिनकी गणना नहीं हो सकती। कई डेथ बॉडी तो मट्टी के अंदर तो कहीं पानी के अंदर दब चुकी है। ऐसे में जो बचे हैं उनको मरने के पहले उठाया जाए, और इसलिए इसको राष्ट्रीय मिशन मानकर, राष्ट्रीय आपदा मानकर राष्ट्रीय प्रयास क्यों नहीं करने चाहिए? अब तक केवल इतने ही हेलीकॉप्टर क्यों पहुंचे हैं? दिल्ली में बैठे वीआईपी के हेलीकॉप्टर क्यों खड़े हैं उनके लिए? क्या वो वहां पर नहीं जाने चाहिए? इस देश के ऐसे कई मंत्रालय हैं जिनको अपना खुद का हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज है, जिसमें रेलवे जैसे मंत्रालय भी शामिल है। क्या वो अब उत्तराखंड में नहीं होने चाहिए? लेकिन न जाने सरकार विजय बहुगुणा पर कितनी और मेहरबानी करेगी। जैसे मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रही थी वैसे बने रहने और यह आपदा का नेतृत्व कर नहीं सकते, फिर भी उनके पीछे खड़े रहने का प्रयास वहां पर फंसे लाखों लोगों के लिए दुखदाई है। आइए बिंदास बोल में आपकी प्रतिक्रिया हम लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। देश की आपदा प्रबंधन संस्था और प्रधानमंत्री एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड में जो तबाही हुई है वो किसी पत्थर दिल इंसान को भी हिलाकर रख देगी, मगर सरकार इसे लेकर अब तक ऊहापोह की स्थिति में है। इसे अब तक राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित किया गया? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी उत्तराखंड में हुई इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। अब तक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य नाकाफी साबित हुए हैं। इससे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की यह मांग और भी जोर पकड़ती जा रही है। अब तक के बचाव और राहत कार्य की हकीकत देखें तो आपदा प्रबंधन विभाग सफेद हाथी ही साबित हुआ है, जिनको हमेशा पाला जाता है और जरूरत के वक्त यह विभाग त्वरित कार्रवाई करने में नाकाम साबित होता है। सेना ने हर आपदा में प्रशंसनीय कार्य किया है और हर छोटी बड़ी आपदा में जब तक सेना काम नहीं संभालती तब तक लोगों को कोई भी राहत नहीं मिलती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसे बनाया किस लिए गया है? ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि हमारे देश में आपदा प्रबंधन केंद्र होने के बावजूद आपदा प्रबंधन की कोई भी ठोस नीति नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं इस देश का सच है, जो समय समय पर इस देश को झकझोरती हैं और बताती हैं कि इस देश में मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों में कमी आई है। मगर जब ये आपदाएं आती हैं तो देश में राजनीति शुरू हो जाती है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर राहत देने के बजाय सरकार राज्य और केंद्र पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को मरने के लिए विवश कर देती है। कुछ दिन पहले कैग ने आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की तैयारियों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि देश का प्रबंधन तो दूर की कौड़ी है। प्रधानमंत्री आवास के लिए किए गए उपाय भी आपातकालीन स्थितियों में पर्याप्त नहीं है, जबकि देश में प्रबंधन देखने वाली संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कितनी गंभीर है। अमूमन राष्ट्रीय आपदा की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का दौरा किया है, मगर अब तक इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बजाय वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और लोग भूख और प्यास से तड़पकर अपनी जान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उस राष्ट्रीय आपदा अधिनियम को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसे बनाया किस लिए गया है। इस अधिनियम के तहत प्रभावितों को कई तरह का मुआवजा केंद्र द्वारा पहुंचाया जाता है।
राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का पैमाना यही है कि एकाएक प्राकृतिक गतिविधियां जिसका सीधा प्रभाव मानव जाति पर नकारात्मक रूप से पड़ता है और भारी जान माल की क्षति होती है, जिनमें बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवाती तूफान से होने वाली क्षति शामिल है। मगर यहाँ तो हजारों लोगों का कोई भी अता पता नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति मिट्टी और पानी में खाक हो चुकी है। लोगों के खेत और घर नदी में विलीन हो चुके हैं। साथ ही लोगों की आंखें अपनों की तलाश में पथरीली हो चुकी हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि उत्तराखंड में हुई इस महाप्रलय को राष्ट्रीय आपदा अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया। सोशल मीडिया में एक मैसेज आया है कि राहुल गांधी अपना जन्मदिन 19 जून को मनाने के लिए विदेश में थे। 16 को इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन मनाया और असंवेदनशीलता दिखी कि इस काम के लिए वहां पर उनको हाजिर होना चाहिए था, वो अभी तक वहां नहीं गए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, हाँ माननीय सुरेश जी, जय हिंद। संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हवड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। आज उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक त्रासदी हुई है अत्यंत दुख की बात है और यह एक राष्ट्रीय आपदा है और इसके सारे मापदंड पे यह खरा उतरता है। आज पूरा देश दुखी है। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर उसके सारे विषयों का पड़ताल हो सकता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अवैध बांधों का निर्माण हुआ है। आज पर्यावरण के जानकार लोग इसकी पहले ही चेतावनी देते आ रहे हैं कि इस विषय पे संज्ञान लिया जाए, लेकिन इन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सरकार को उसी समय चेत जाना चाहिए था जब 2010 में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई बादल फटने से। बड़ी त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने के पीछे भी राजनीति काम कर रही है क्योंकि यह एक कांग्रेस शासित राज्य है, पहली बात। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री 3 दिन बाद उत्तराखंड पहुंचते हैं और जर्मनी जाने की यात्रा पे अभी भी अडिग है और राहुल गांधी जी अपने देश छोड़कर विदेश में जन्मदिन मना रहे हैं। और आज मैं यह आह्वान करना चाहता हूं कि जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं, जितने हमारे जैसे मुकेश अंबानी हुए, अनिल अंबानी हुए, जितने धनाढ्य लोग हैं और जितने जो है हमारे फिल्म स्टार हैं, इन लोगों को मैं ये आह्वान करता हूं कि ये लोग सामने आए और इसमें जितना से जितना सहयोग हो सके दे, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था 25 हेलीकॉप्टर देने का, लेकिन इन लोगों ने लिया नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। जो आपने बात कही है कि क्रिकेटरों ने करना चाहिए, इस देश से लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी आगे आई नहीं, रामदेव बाबा सबसे पहले आ गया और उन्होंने इतनी बड़ी मदद पहुंचाई। आखिर इस देश को लूटकर बाजार के रूप में आने वाली कंपनियां आगे नहीं आएंगी। इस देश के साथ, इस देश के दुख के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। और अपने आप को सेलिब्रिटी कहने वाले तमाम फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स अपने गाड़ियां जो उनको बख्शीश में मिली है वो भारत में लाने के लिए सरकार से छूट तो लेते हैं, लेकिन ऐसे आपदा पर अभी भी सामने नहीं आए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, जम्मू से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। देखिए, मेरा सवाल दूसरे किस्म से है। हाँ। कि हम इसको ले रहे हैं बहुत सीरियसली। ये केदारनाथ जी में जो हुआ, मैं मानता हूँ ये कम नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई है और इसको लेना भी चाहिए, लेकिन ये एक नेचुरल आपदा है। हाँ। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सरकार आपदा बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आज हमारे RET टीचर्स, मास्टर्स जो कि हजारों की संख्या में है, उनको 6-6, 7-7 महीने से पे नहीं दी गई है। कारण बता रहे हैं कि दिल्ली से हमें ये पैसा नहीं आ रहा है। दिल्ली से पैसा क्यों नहीं आ रहा है? इन्होंने रिपोर्ट देनी थी जम्मू वालों ने दिल्ली को कि हमने जो पैसा पुराना लिया था सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, हमने उसको खर्च कैसे किया। अब ये रिपोर्ट, ये खर्च, चलिए ऐसे विषय भी हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। आज हम पूरा फोकस उत्तराखंड पर करना चाहते, इस आपदा पर करना चाहते। जो बात आपने कही कि नैसर्गिक आपदा है, तो जो आपदा प्रबंधन की व्यवस्था होती है, उन्होंने ऐसे चीजों का अनुमान लगाना चाहिए कि सेंसिटिव क्षेत्र कौन सा है। आपको हमने सुदर्शन पर 2 दिन पहले दिखाया था कि एक ज्योतिषी ने अप्रैल में ही लिखा था कि ऐसा होगा और इस चीज को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। हमारे पास अत्याधुनिक वो साधन नहीं है जो कि मौसम का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अत्याधुनिक वो विद्या, वो ज्ञान
ज्ञान यहां पर है, लेकिन हम उसको हीन भावना से देखते, उसको समझते नहीं, और ऐसे प्रबंधन के समय, ऐसी घटना घटने के पहले ही उसके ऊपर जो उपाय होना चाहिए उस पर काम करते नहीं। हालांकि मौसम विभाग ने भी यह कहा था, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता के साथ नहीं लिया। अभी भी मौसम विभाग कह रहा है कि वहां का मौसम बिगड़ेगा। अगर वहां का मौसम बिगड़ता है तो जो लाखों लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन लोगों को बाहर कैसे निकाला जाएगा? और केवल तीर्थयात्री की हुई बात क्यों हो रही है? वो तो है ही, लेकिन उन क्षेत्र में जो हजारों गांव आते हैं उनमें रहने वाले लाखों लोग भी, उनका भी तो कोई आता पता नहीं है। कॉलर, जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह हवाई सर्वेक्षण करने गए थे, इनको किसी पहाड़ी के ऊपर उतार के और पैदल जहाँ पे भी यात्री थे वहाँ जाना इनको भेजना था। तो ये इनको समझ में आते कि यहाँ क्या हुआ तो ये राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे। इनको 10 किलोमीटर पैदल चलाना था। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको आपने जो कहा इस विषय का कार्टून भी दिखाते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति कैसे दी है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऊपर हवाई जहाज में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जा रहे हैं, नीचे लोग हैं जो कि आपदा, केवल कार्टूनिस्ट ने यहां पर वो आपदा यही नहीं दिखाई है कि बाढ़ आई है, उन्होंने तो सारे प्रकार की आपदा दिखाई है। और उस आपदा के बीच नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन ऊपर से मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कहती हैं कि हम केवल देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ऐसी सरकार जो केवल देख सकती है, कुछ कर नहीं सकती। प्रधानमंत्री के उस दौरे के बाद आखिर वहां पर फंसे लोगों को क्या मिला? देश के इस दुख को, उनके उस सर्वेक्षण का क्या संरक्षण में फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम आपको दूसरा चित्र भी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि ऐसी आपदा जब किसी दूसरी जगह पर आती है तो वहां के लोग क्या करते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसी प्रतिक्रिया देश में उठ रही है। आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। जब वहां पर बाढ़ आई थी तो वहां पर जो स्थिति खराब हो गई, उन्होंने खुद लोगों को अपना सामान उठाने में मदद की। ये दोनों चित्र स्क्रीन पर देखिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण करता है और नीचे शीशे से केवल देखता है। नीचे से मदद के लिए चिल्लाने वाले के लिए प्रधानमंत्री केवल देख सकते हैं। और दूसरे स्क्रीन पर देखिए कि ये उस देश का प्रधानमंत्री हैं जो सूटकेस तक अपने देश के लोगों की अपने सर पर उठाकर चलता है। यह स्थिति और चित्र में बदल है, यह बदलाव है। और मैं फिर कहूंगा कि यह केवल सरकार की बात नहीं, समाज की भी है। टीवी सीरियलों में रोने के सीन आने पर एक साथ करोड़ों लोग जो टीवी सीरियल देखते हो रोते हैं, लेकिन इतना दुखद चित्र दिखने के बाद भी क्या कोई अपने घर में रोया है? अपने आप को सवाल पूछिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होना ही चाहिए था। हाँ। इसमें भी अपनी सरकार सांप्रदायिकता ही देखती है। हाँ। यदि मुस्लिम लोग होते तो अब तक राष्ट्रीय आपदा घोषित हो गया होता। प्रकृति के स्कोप के आगे मनुष्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा तमाम लोग असहाय, लाचार और अपराजित हैं। इसका मुख्य कारण वन अंचलों में अनेक सड़कों का निर्माण, सुरंगें, विद्युत परियोजनाएं आदि का काम इतना तेजी से अनियंत्रित तरीके से हुआ है कि नदियां विकराल रूप ले लिया है। भागीरथी, धौली, मंदाकिनी, विष्णुगंगा एवं अलकनंदा की सभी सहायक नदियों ने अपना भयंकर रूप दिखाया है। नदियां कह रही है कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारी योजना आयोग और तुम्हारे दलालों और ठेकेदारों में भी हम सबसे ज्यादा बजरंगी और ताकतवर हैं। सरकार अब भी कुछ सबक सीखे, उत्तरांचल का प्राकृतिक रूप रहने दे। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ऐसी प्राकृतिक आपदा आने के जो कारक है, उन कारकों पर अगर हम ध्यान दें तो वहां पर राजनेता बाबू और वहां का माफिया ने मिलकर वहां जंगल के और प्रकृति के खिलाफ जो खेल खेला है वो इससे भी कई ज्यादा क्रूर है और कई जानों के लिए जिम्मेवार भी। अगले कॉलर। जय हिंद सर। बोलिए। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ। आपके द्वारा यक्ष प्रश्न उठाया गया है। हाँ। लेकिन जो देश काम से नहीं नाम से चल रहा हो, वहाँ इस प्रश्न को उठाए भी तो कौन?
क्या वहाँ का नेतृत्व वहाँ के जीवन से, वहाँ के दर्शन से, वहाँ की आत्मा से जुड़ा हुआ है? जुड़ा है तो सिर्फ नाम से। चारों दिशाओं की ओर पर बने देव स्थान धार्मिकता के साथ साथ अखंडता और एकता के प्रतीक भी हैं। बद्री, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ और सोमनाथ या फिर अमरनाथ, क्या इनको भी अपने सेकुलर या धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? इतने बड़े जान माल की हानि हुई, धरती का सीना फट गया, कितने ही लोग समा गए, इनको किसी की चीख पुकार सुनाई नहीं दी। केंद्र से लेकर राज्य सरकार सोती रही, देश का नेतृत्व तो कहीं सेकुलर धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट बांटता रहा, वहीं प्रदेश में होते हुए भी युवराज का जन्मदिन नेता मनाते रहे। नेता अभिनेताओं के लिए दुआ मांगने वाला देश जैसी गहरी नींद में सो रहा हो, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ने जिस तरह गुमराह करने वाले बयान दिए, राष्ट्रीय आपदा को प्राकृतिक और दैविक आपदा बताकर पल्ला झाड़ा गया तो निंदनीय है। यही रास्ता हिंदी चीनी भाई का भी है, जिसने वहां के जनजीवन को इतना डराया, जो आज भी याद है। यदि इतने समय बाद भी आवागमन के, सूचना प्रसारण के ये हाल हैं, तो आगे क्या होगा? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट आदेश न दे तो गांधी चालीसा में डूबे लोग राष्ट्रगान भी भूल जाते। इन्हें पता नहीं, चद्दर चढ़ाने के साथ साथ देश में चुंडी चढ़ाने का भी रिवाज है। राष्ट्र पर विपत्ति है, किसी संप्रदाय पर नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद सर। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ये जो कुंभ मेलों में ऐसी घटनाएं होती हैं, हाँ, उसके बाद जो सरकार मदद में देरी करती है, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदू धर्म को ऐसे तीर्थयात्री जो जाते हैं उनको घटा के उनका जो हिंदू विरोधी और हिंदू नाशी जो अभियान है उसको तेज चलाना चाहते हैं, और मतलब पूरे भारत में ईसाई तत्वों को ज्यादा फैलाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब ये जो वहां पर विपदा आई है, इसका धार्मिक भी दुरुपयोग किया जाएगा और वहां पर धर्मांतरण के भी कई प्रकरण बढ़ेंगे और आपके भगवान ने ही आपको मारा और वो आपको बचा नहीं पाया, ऐसे दुष्प्रचार के कई सोशल मीडिया पर मैसेज आने लगे हैं। ये भी एक विपदा है, उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद सर। नमस्ते सर, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं राजकुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से। बोलिए। यहाँ पे अगर उत्तराखंड में मुसलमान समुदाय का कोई आदमी मरा होता, सारे नेताओं वहाँ चले गए होते और प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी भी जाके वहाँ पे राहत बचाव में लगे होते। ये हिंदू वहाँ पे मरे हैं और वो क्षति पहुंचा है, इसलिए कांग्रेस वो हिंदू के कट्टर है। धन्यवाद। हालांकि हम ऐसे अपील करते हैं कि तमाम ऐसा सोचने वाले लोग, खास करके सरकार में अगर ऐसा कोई है तो ऐसा ना सोचे। उत्तराखंड वहां के धार्मिक पर्यटन के कारण ना केवल जाना जाता है, बल्कि उसके अर्थ कारण का भी एक बहुत बड़ा कारण है। उत्तराखंड सरकार वहां पर आने वाले यात्रियों को मदद नहीं देती। आने वाले यात्री वहां का राज्य चलने के लिए मदद करते हैं, उनके पर्यटन से राज्य चलता है। इसलिए आप कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने कर्तव्य में कम हो रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। जय, बोलिए। गणेश विश्वकर्मा, बाकी सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। हाँ, इस देश में क्या, हेलो, बोलते रहिए आप। क्या इस देश में 50 हेलीकॉप्टर है? नेताओं के लिए 1000 हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, आम जनता मर रही है वहाँ उत्तराखंड में, उसके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो आउल बाबा हैं वो बैठ के इंग्लैंड में मस्ती कर रहे, गाली देने की उम्र, गाली में क्या गाली दूं सालों को। धन्यवाद। इस देश में कई जब चुनाव होते हैं, बिहार के चुनाव की बात बोले तो वहां पर 128 हेलीकॉप्टर थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 200 से ज्यादा हवाई हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज थे। लेकिन इस आपदा में अभी तक ये आंकड़ा 10-12 तक क्यों अटका हुआ है? अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। शर्मा रेणुकोट से। हाँ, में इतनी दुखद और भयानक स्थिति होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। इतने बेसहारा हैं हम और हमारा ये देश। जल त्रासदी हुए 5 दिन बीत चुके हैं। सरकार की ओर से बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई उत्तराखंड में फंसे हुए
श्रद्धालुओं और वहाँ के मूल निवासियों की जुबानी सारा देश सुन रहा है और देख रहा है। श्रद्धालुओं को जिंदा रहने के लिए घास तक खानी पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल त्रासदी का हवाई सर्वेक्षण बिस्लेरी का पानी पीते हुए करते हैं और दिल्ली वापस आते हैं। प्रधानमंत्री देशवासियों से इस त्रासदी से निपटने के लिए मिलजुल कर उदारता से दान देने की अपील करते हैं। मेरा कांग्रेस सरकार से निवेदन है कि ऐसी भयंकर आपदा को जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्रवाद और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तुरंत इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जा रहे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल में, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, इतनी बड़ी आपदा को राष्ट्रीय आपदा अब तक घोषित क्यों नहीं किया गया है? क्या सरकार की ऐसी मजबूरी है? क्या ये इतना गंभीर मामला नहीं है कि सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे? हम आपको बता दें कि हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित इसलिए भी करना चाहते हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं, देश कह रहा है, क्योंकि वहां पर जो पहुंचने वाली मदद है उसका समय बहुत कम है। सरकार के पास मदद पहुंचाने वालों के पास चंद घंटे है, चंद दिन भी नहीं है, लेकिन पूरी सरकारी यंत्रणा अभी तक वहां पर क्रियान्वित नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले सुदर्शन पर वहां के कांग्रेस के एमएलए फोनो दे रहे थे और कह रहे थे कि कलेक्टर को बात करने के लिए, परमिशन लेने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। कलेक्टर को खुले हाथ क्यों नहीं आदेश दिया जाता कि जान बचनी चाहिए, जितना खर्चा हो, जो निर्णय करना हो करो, लेकिन ये नहीं हो रहा है, हाथ बंधे हुए, और इसलिए वहां पर लोगों की जान भी जा रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। हाँ, हमारे देश के ऊपर जो उत्तराखंड के अंदर जो हादसा हुआ है सर, हाँ, उसके अंदर सरकार गुनहगार है सर। क्यों इंतजाम, जो यात्री जाते हैं हमारे, उनका इंतजाम क्यों नहीं किया पहले से? और दूसरी बात, अभी जो लोग वहाँ पे परेशान हाल है, तो कलेक्टर है, ये जितने भी है, किसी का आदेश ना ले सर। और सेना को मैं सलाम करता हूँ, अपनी देश की सेना को। जो सेना है तो हमारा देश सलामत है। और इन नेताओं को खुद को वहाँ जाना चाहिए और यात्रियों को बचाना चाहिए। इनको हम जिताते किस लिए? इलेक्शन में वोट क्यों देते हम? कि हमारे देश की सलामती के लिए। हमारे देश में। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं अजीत शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सुकाना में नक्सली हमला हुआ था, उस समय कांग्रेस के सारे नेता इसको राष्ट्रीय क्षति बता रहे थे। जो 4-5 कांग्रेस के नेता मारे गए थे, आज सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में इनको क्या आपत्ति है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से। बिल्कुल, मैं कांग्रेस के नेताओं से ये जानना चाहता हूँ कि आपको इतना जो विलंब किया जा रहा है, इतना जो। बिल्कुल, धन्यवाद। इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर प्रधानमंत्री खुद वहां पर जाकर क्यों नहीं बैठते? उनको इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं गियर अप किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में अंतविधि के लिए आप गए, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन वहां तो 4 लोग मरे थे, आपके नेता मरे थे, या मरने वालों की संख्या बाद में भले 30 तक पहुंची थी। यहां पर तो यह संख्या इतनी बड़ी है, हजारों में है। मैं ये हजारों का आंकड़ा लेकर उन लोगों की आशा को नहीं तोड़ना चाहता जो अपनों को घर वापस लौटने के लिए टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन भाइयों, यह दुखद है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ज्यादा आंकड़ा मत बताइए। न्यूज चैनलों को एडवाइजरी में कहा जा रहा है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर मत पेश करिए। हम कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर पेश करना गलत है, लेकिन सत्य को छुपाना भी उससे ज्यादा गलत है। आंकड़ा जाने दीजिए, लोगों को इसकी गंभीरता समझने दीजिए। अभी भी जो भी मौज मजा इस देश में कई जगह पर चल रही है, वो रोक दीजिए। अभी भी इस देश के 1000 से ज्यादा अधिकारी विदेश यात्रा पर गए हैं गर्मियों की छुट्टी मनाने। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर उनको तुरंत वापस आना होगा। क्या सरकार ऐसा नहीं चाहती, या राहुल गांधी का वापसी का कार्यक्रम अभी नहीं बना है? अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, जय हिंद। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की नदियाँ जुड़ने से काम होगा। ये कांग्रेस ने विरोध किया था जब अटल जी की सरकार थी। ये नंदीश्वर भगवान ने दिखा दिया है, फिर शंकर भगवान की बारी आएगी। लोगों को इसको ध्यान देना चाहिए, नेताओं को भी ध्यान देना बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको बता दें कि इसी बिंदास बोल में हमने 1 महीने पहले कार्यक्रम किया था जब महाराष्ट्र में बड़ा सूखा पड़ा था, और दूसरी तरफ हमने कहा था कि अब बाढ़ उत्तर में आने वाली है। इस वक्त भी इस देश में कितनी विषम स्थिति है कि एक तरफ इतना ज्यादा पानी है
कि विपदा राष्ट्रीय आपदा आई है और दूसरी तरफ सूखा पड़ा है, इसलिए नदियों को जोड़ने का अगर हम काम करते तो हम ऐसे समस्याओं से अपने आप को बचा सकते थे। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा क्या घोषित करेगी? हाँ। इसकी मंशा ही नहीं है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की, स्ट्रैटेजी की। सरकार तो राहत कार्य भी ठीक से नहीं कर रही है। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग या वहाँ के लोकल लोग यदि राहत कार्य ना करें, हमारी भारतीय सेना राहत सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार निकम्मी है। सरकार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सुरेश जी प्रणाम। हाँ। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, पूरा देश शर्मसार है, दुखी है, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं दुख होता है, मुझे बड़ी चिंता होती है। और एक चीज फेसबुक से आज हम पढ़ रहे थे कि धारी देवी माता का जो मंदिर है उसके बारे में, तो मैं जानना चाह रहा था आपके माध्यम से कि मतलब कितनी सच्चाई है इस खबर में। बिल्कुल, हमने सुदर्शन ने खबर दिखाई है। आपको हम बता दें कि पर्यावरणवादी जो नेता है अग्रवाल जी, उन्होंने भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से अपील की थी कि धारा मतलब गंगा के लिए सुप्रसिद्ध ये जो राज्य है, वहां जो टिहरी बांध बना है वहां पर धारा देवी का मंदिर था, जो कि धारा से राज्य की लोगों की रक्षा करती थी। उस मंदिर को तोड़ा गया। उस मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए, ये सब लोगों का कहना था, बल्कि वहां के पुजारी भक्त ये कहते थे कि इसको जब भी किसी ने तोड़ने का प्रयास किया तो वहां आपत्ति आई। आपको बता दें कि 16 तारीख को ही इस मंदिर को तोड़ा गया और उसी दिन इतना बड़ा प्रलय आया है। उस देवी का कोप भी एक बड़ा कारण हो सकता है। सरकार जब असंवेदनशील होती है, भगवान के प्रति, उनके प्रति मन में कोई आस्था नहीं होती है, तो उनके लिए कोई मंदिर यहां से उठाकर वहां रखना बहुत ही साधारण बात मानी जाती है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में जब हुआ तो उसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, जेपी यादव बोल रहे हैं यूपी से। उत्तराखंड में जो आपदा आई हुई है, अगर अभी मनमोहन और सोनिया गांधी क्षेत्र आ जाता है, पूरा देश विदेश तो घूम के आते हैं। हाँ, इतना बड़ी आपदा आई है तो पैसे मिले हैं लोग, चाहे तो बढ़िया बना सकते हैं। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिससे हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं। बचाव कार्यों का सफल न होना। उत्तराखंड में भूस्खलन और जल प्रलय की भयावह त्रासदी को उत्तराखंड सरकार संभालने में विफल है। इतनी बड़ी त्रासदी को उत्तराखंड सरकार संभाल भी नहीं सकती, क्योंकि उसके पास इस आपदा को संभालने के संसाधन नहीं है। हजारों लोगों का त्रासदी में फंसा होना। 6 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी हजारों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। अभी तक बचाव कर्मी उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। उत्तराखंड की सरकारी मशीनरी बचाव कार्यों में लगभग विफल हो गई है। फंसे लोगों की भूख से मौत। बचाव कार्य सफल न होने की वजह से ही फंसे लोग अब भूख और प्यास से मरने लगे हैं। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि बाढ़ और भूस्खलन से बचे लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। हजारों लोगों की भूस्खलन से मौत। केंद्र सरकार अभी भी उत्तराखंड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से बच रही है। न जाने सरकार और कितने लोगों के मरने का इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार का पूरी तरह से त्रासदी में शामिल न होना। केंद्र सरकार अपनी पूरी मशीनरी को बचाव कार्यों में लगाने से बच रही है। जब हजारों लोग मर गए हों और बचे हुए भूख और प्यास से मर रहे हों, तो फिर कब केंद्र सरकार आगे आएगी? अरबों खरबों का आर्थिक नुकसान। कई गांव तबाह हो गए हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मकानों और होटलों का अता पता नहीं है। जानवर और पशुओं की बचने की कोई आस नहीं है। इससे ज्यादा और क्या नुकसान हो सकता है? उत्तराखंड सरकार के पास आपदा प्रबंधन की कोई योजना नहीं। ये बात तो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई है। आपदा के समय उससे निपटने की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन की होती है, लेकिन इस मामले में राज्य का आपदा प्रबंधन पूरी तरह से निष्क्रिय रहा है।
क्या आप जानते हैं कि हमारी गंभीरता कितनी बड़ी है, राज्यों की गंभीरता कितनी बड़ी है? इस देश में आसाम और गुजरात छोड़ के देश के किसी भी राज्य के पास आपदा के नक्शे ही नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ। उत्तराखंड की आपदा राष्ट्रीय आपदा ही है जिससे पूरा देश स्तब्ध है। हाँ। परंतु राजनेताओं की गंभीरता इसी से पता चलती है कि मुख्यमंत्री बहुगुणा पत्नी सहित स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में है। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से शायद उनकी ये यात्रा प्रभावित हो जाए। सरकार ने शुरू से ही पूरे देश के निजी हेलीकॉप्टरों को हायर करके रेस्क्यू में क्यों नहीं लगाया? ये कम से कम खाना पानी और दवाएं गिराने का काम तो कर ही सकते थे। इस आपदा से साबित हो गया है कि देश के लिए ऐसी लज्जत सरकारों से ज्यादा सेना की अहमियत है। लोगों को सेना से ही राहत मिल रही है। जय जवान जय भारत। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार सर जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। कांग्रेस सरकार से तो खासकर जिन्होंने 6 लाख भोपाल में मौत का सौदा 600 करोड़ रुपए में कर दिया था, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो? इन्होंने पहले अभी सूखे के नाम पे घोटाला किया, महाराष्ट्र में वो फसल काटी, अब ये यहाँ पर घोटाला करेंगे। जो फसल आएगी, जिन्होंने अपाइजों की बैसाखियों का पैसा नहीं छोड़ा, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो कि वो क्या मदद करेंगे? धन्यवाद। यही सरकारी यंत्रणा की, सिस्टम की विफलता है कि कहीं सूखा पड़े तो भी उनकी चांदी, कहीं पर बाढ़ आए तो भी उनकी चांदी। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जय माता दी। सुरेश जी बोलिए। जी जय माता दी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब श्रीलंका पे LTTE कब्जा कर चुकी थी, कोलंबो पे कब्जा कर रही थी, तब रातों रात हमारे देश के मतलब नामर्द और मतलब दोगले प्रधानमंत्री ने रातों रात फौज भेज के मतलब जाफना से मतलब कोलंबो से LTTE वालों को खदेड़ा था। LTTE वालों ने कुत्ते की मौत मार दिया हमारे देश के इस भगवे प्रधानमंत्री को। लेकिन आज इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए। 2, 4, 6 हेलीकॉप्टर भेज रहा है, 10 हेलीकॉप्टर दे रहा है। मतलब धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। ये जो आपदा आई है इसके विषय में मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो ये लोग कहते हैं कि ये दैवीय आपदा है, मगर इसके लिए इन्होंने पहले से क्या प्रबंध किया है आज तक कुछ भी टीवी पे ये नहीं बताते। और इसके बाद में क्या होगा, कौन लोग अकाउंटेबल थे, उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया है, जो भी सरकारी एजेंसी सरकारी डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने क्या एक्शन लिया है, ये भी कुछ नहीं मालूम पड़ता। बाद में खाली जिन पिछड़ जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है उन परिवार वालों को ही मालूम पड़ता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। 1 महीने बाद सब लोग भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। ना पॉलिटिक्स में कुछ फर्क पड़ेगा इससे, ना देश के प्रशासन पे एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है, कौन अकाउंटेबल है, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी इस देश में होती तो इतने 60-65 साल में जितने अत्याचार, अन्याय या निर्णय हुए उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता था, लेकिन ये नहीं है। हम कहते हैं कि जिम्मेवार है उसको पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे, वो तो सब करेंगे, लेकिन अब तुरंत जो कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ घंटे जो हाथ में है, उस पर हम गंभीर क्यों नहीं? अगले कॉलर। जय हिंद सूरज जी। जय हिंद। मैं सदाज सिंह बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ। तो आपदा में कई सारे हजारों लोग मर गए, पैसे चले गए। हाँ। इसका तो पता नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे। हेलो, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं सुरेश जी ये कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तानी सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार क्या कर रही है इस बारे में? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। ये लोग इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है और हमारे न जाने कितने भाई बहन फंसे हुए हैं और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं हेलीकॉप्टर घूम के वापस आ जाते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर, नमस्कार सर। हाँ। विनोद बोल रहा हूँ, दिल्ली से विनोद बोल रहा हूँ सर। बोलिए विनोद जी। सर, ये राष्ट्रीय आपदा कहाँ से हो गई? राष्ट्रीय आपदा तब होती जब सोनिया गांधी जी का नल लीक कर जाता। ये राष्ट्रीय आपदा नहीं है सर। ये राष्ट्रीय आपदा तब होती जब सोनिया जी का नल लीक करता, प्रधानमंत्री जी का गार्डन का पानी भर जाता, राष्ट्रपति भवन के सामने कोई फुहारा लीक कर जाता। ये राष्ट्रीय आपदा थोड़ी ना है सर।
ये 544 जो बैठे हुए हैं वो पार्लियामेंट के अंदर में, उनके कहीं पे बारिश की एक बूंद ऊपर से टपक जाती तो राष्ट्रीय आपदा थी। इनको वहां ले जाइए, उन खड्डों में जो लाशें पड़ी है वो ढुवाइए इनसे। देखिए वो 544 जो है और जो मंत्री है, सुनिए देश आपके लिए क्या कह रहा है, क्या क्या आपके लिए लोग सोचते हैं, इतने हम क्यों गिर चुके हैं। अगले कॉलर। हाँ, सुशांत बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जब इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था पहले, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, वहाँ पर जो अटल बिहारी खुद गए, वहाँ पर वो रणभूमि में जाकर खड़ा रहते हैं। पर अभी एक ऐसा हो गया जो कि मिनिमम कितना तो है, कोई पता नहीं चल रहा है करीब के कितना हजार है ये। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या ये देश सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, इस देश के तमाम नेताओं से, राजनीतिक दलों के नेताओं से, कि क्या आपने इस दुख के घड़ी में एक वक्त का चाय या एक वक्त का नाश्ता भी बंद किया? नहीं, इस विपदा को हम केवल एक नाटक की तरह डील कर रहे हैं और इसीलिए अभी तक वहां फंसे लाखों लोगों अभी भी जान के परवाह करे बगैर वहां पर पहुंचने, मदद के लिए पहुंचने वाले लोग सरकारी सिस्टम पर भरोसा करे बगैर अपनों को बचाने के लिए डायरेक्ट जा रहे हैं। ये जान जोखिम में डालने वाला है, लेकिन अपनों को बचाने के लिए अपने जान जोखिम में डालने के सिवा चारा नहीं दिखता जब सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं बोलिए। सोलंकी उज्जैन से बोल रहा था सर। हाँ। आज भी मंत्री लोग हेलीकॉप्टर लेने के घूम रहे हैं, 4-4 सब सेना के हेलीकॉप्टर सब लगाए जाए। 24 घंटे के बाद फिर बारिश की संभावना, जिन लोगों के घर लोग फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति होगी। इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके जितने भी ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगा सके उन लोगों के घर ला सके। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि इस देश के तमाम सारे वो कार्यक्रम कैंसिल किए जाए जो हेलीकॉप्टर के द्वारा कहीं पर नेताओं के पहुंचने के लिए या कारपोरेट कामकाज के लिए लगाए जाते हैं। अब सारे हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे क्योंकि चंद घंटे बचे हुए हैं। हम आपको विजुअल स्क्रीन पर दिखाते हैं जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कॉलर ने किया था कि जो टिहरी बांध बन रहा है उसमें ये धारा देवी का मंदिर है। ये धारा देवी है जो धारा से रक्षा उस राज्य की करती है, ऐसा माना जाता है। और वहां पर ये नया निर्माण हो रहा है। उस मंदिर को तोड़ के पर्यावरणविद और धार्मिक क्षेत्र के लोगों ने कहा कि इस मंदिर को मत तोड़िए, इसकी रक्षा करिए। यही देवी है जो रक्षा करती है, लेकिन धारा देवी के मंदिर को तोड़ा गया और यह कहा गया कि हम उनको ऊपर पहाड़ पर शिफ्ट करेंगे। वहां ये जो स्वयंभू देवी थी उसकी मूर्ति ऊपर लेके जाकर जो मंदिर बनाया गया वो मंदिर भी टूट गया है, बह गया है। ये डैम ये भी बहुत बड़ा कारण है ऐसे विपदाओं के लिए। लेकिन सरकार के पास जीवित व्यक्ति के लिए संवेदना नहीं है, भगवान तो उनके समझ के बाहर की स्थिति है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं नीलाभ उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ। दरअसल ऐसा है कि हमारा मैं अपना ये बात राहुल बाबा को बोलना चाहता हूँ, जिनका नाम राहुल विंसी है, उर्फ राहुल गांधी। दरअसल ये है कि कांग्रेस इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही है, जो अभी विदेश में मजे लूट रहे हैं और अभी तो इलेक्शन देर है। अगर ये इलेक्शन सामने होता तो यही राहुल बाबा वहां पर आपको नजर आते। बस मुझे यही कहना है राहुल बाबा से कि आप वो सब विदेश यात्रा छोड़ के जरा आके देश की हालत देखें। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुनो। बोलिए। हेलो। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद। आजकल जो है देश में ये खिलवाड़ का खेलों का युग चल रहा है। प्रकृति के साथ खिलवाड़, जनता के साथ खिलवाड़, राष्ट्र के साथ खिलवाड़, आपदा के साथ, आपदा प्रबंधन के साथ खिलवाड़, यानी हर तरफ जिधर देखिए आप खिलवाड़ हो रहा है। और जो देश का प्रधानमंत्री एक जेब में एक हाथ डाल करके मुट्ठी बंद करके चल रहा हो, जमीन पर देख करके नहीं समझ सकता, हवाई सर्वेक्षण देख करके क्या कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का देखा चित्र आपने दिखाया, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब इस देश का तो भगवान ही मालिक है। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए।
हाँ जी सर, ये अभी जो वहाँ पर ऐसी घटना घट रही है तो वहाँ के लिए कुछ वो हो ही नहीं रहा, जितना कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और इधर हमारे नेता लोग आपस में कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, लेकिन वहाँ 75,000 लाख लोगों की जिंदगी जा रही है, उस जिंदगी के लिए कोई सोच नहीं रहे हैं, केवल अपनी कुर्सी के लिए कोई कांग्रेस। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि उत्तराखंड की इतनी बड़ी जो त्रासदी है उसको राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित किया जाए। और अब तक के हर कॉलर ने, हर नेटीजन ने और अब तक प्रतिक्रिया भेजने वाले तमाम लोगों ने यही कहा है कि इसको तुरंत 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 राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे आप? हाँ, वंदे मातरम सर। सर, मेरा ये मानना है कि जहाँ ये सरकार इस बात को ये कह रही है कि ये एक प्राकृतिक आपदा के कारण इतना बड़ा विनाश हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार ये मानव जनित आपदा है। जहाँ सरकार गंगा जी के बड़े बड़े बांध बना दिए जो कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अनुकूल नहीं है, जिससे पर्यावरण संतुलन दिशाहीन हो गया, जिस कारण इतना बड़ा विनाश हो गया है। दूसरी ओर सरकार को इस बात का क्या अंदाजा नहीं है या सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि कितने हजारों लोग इस विनाश में मारे गए, कितने हजारों लोग इसमें लापता हो गए। ये सब सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। इस प्राकृतिक आपदा के जिम्मेदार सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करना तो दूर, प्रधानमंत्री राहत के नाम पर अनुदान की घोषणा करके चुप बैठ जाते हैं। लोगों को बचाने की बजाय दौरा करके उनकी सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। और ये अनुदान राशि तो ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है, जबकि उत्तराखंड की भूमि से सरकार को काफी आमदनी होती है। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री सिर्फ राहत कार्य का भरोसा दिलाकर विदेश चले जाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं बार बार ये कहता हूं कि इन यात्रियों को मदद करके भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। वहां पर आने वाले करोड़ों यात्री वहां पर हजारों करोड़ रुपए देते हैं और उसी से वहां की सारी व्यवस्था चलती है। 1000 करोड़ रुपए क्या है? इतनी बड़ी आपदा में 1000 करोड़ रुपए क्यों? ऐसे में तो मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए था, देश के सामने आश्वासन देना चाहिए था कि जितने चाहिए उतने लगाएंगे। पहली किस्त ही ऐसे देते कि लोगों को लगता कि सरकार गंभीर है, देश गंभीर हो जाता और वहां पर लोगों की मदद, राहत के सामान पहुंचना शुरू होते। अभी भी देश के कई हिस्से से ऐसी राहत सामग्री भेजने की शुरुआत हुई है। हम कार्यक्रम के अंतिम छोर में आपको यही कहेंगे कि हमने भी ऐसी व्यवस्था लगाई है, समन्वय का काम किया है। सुदर्शन पहला चैनल रहा जिसने इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए अपनी हेल्पलाइन शुरू की और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट और आपके बीच में मध्यस्थता की भूमिका की और गंभीरता के साथ इस मुद्दे का फॉलोअप किया। तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हो रही है उनमें आप मदद करिए। सुदर्शन भी इस विषय में राहत कोष शुरू कर रहा है। हम तक आने वाला सामान हम उत्तराखंड पहुंचा रहे हैं, विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा वहां जा रहा है। इसके लिए भी आप हमको फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं पलामू झारखंड से आलोक कुमार सक्सेना, बिंदास बोल में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ। उत्तराखंड का केदारनाथ की इतनी बड़ी त्रासदी को असंवेदनशील सरकार क्यों नहीं राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रही है? इसके पीछे गंदी राजनीति भी हो सकती है। हमारे भारत की सभी प्रादेशिक केंद्रीय सरकारें जापान देश से ट्यूशन क्यों नहीं लेती हैं? जापान देश और देशवासियों के लिए पूर्णतः समर्पित है और बड़ी से बड़ी आपदा को शीघ्र विकट स्थिति को सामान्य स्थिति में ले आता है, जिसका उदाहरण कुछ समय पहले सुनामी लहर से विनाश लीला हुई थी। अब ऐसी आपदा में भी लूटने की आदत से मजबूर है, क्योंकि सबूत मिलेगा नहीं और लूटने वाला पूरा स्वतंत्रता से रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, मैं राजस्थान जोनल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हाँ। तो जो मेरा गांव है, गांव सिंगाना, तहसील बुआना, यहाँ से 2 लोग इसमें केदारनाथ के अंदर खत्म हो गए हैं सर। हेलो। बड़ी दुखद घटना है
और ऐसी घटनाएं इस देश के तमाम क्षेत्र के लोगों के साथ घटी है। और इसीलिए हम आपके सामने आज का ये बिंदास लेकर आए हैं। यहाँ पर जो लोग बचे उनके ऊपर उपाय तो होना चाहिए। देश में तमाम ऐसे जो क्षेत्र है जहां पर ऐसी आपदा आ सकती है वो ना आए, इसके लिए भी चेतना जरूरी है। हम परिणाम आपको दिखाते हैं। बचाव कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि दिखाई दे रहा है, अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 6 दिन के बाद भी बचाव कर्मी तक नहीं पहुंच पाए हैं। बचे हुए लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जो लोग बचे हैं उनके पास ना तो रहने के लिए जगह है और ना खाने के लिए खाना, ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग अपने आप को संभाल पाएंगे। जंगलों में भटके लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। 6 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बचाव कर्मी वो तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल फिर नहीं खुल पाएंगे। वैसे भी केदारनाथ की यात्रा अब 3-4 साल तक संभव नहीं है। वहां तक जाने वाली सड़कें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब वहां केवल हवाई यात्रा से ही पहुंचा जा सकता है। आम आदमी अपना बचाव खुद नहीं कर पाएगा। जो लोग पैसे वाले थे उन्होंने 70 से 80 लाख रुपए में प्राइवेट कंपनियों का हेलीकॉप्टर मांगा, लेकिन वो आम आदमी क्या करे जिसके पास इतना पैसा है। अपनों को खोने का दर्द लोग भुला नहीं पाएंगे। जिन्होंने अपनों को अपने ही सामने इस त्रासदी की भेंट चढ़ते हुए देखा है, वो उस दर्द को कैसे भुला पाएंगे। लेकिन यहाँ वो जो त्रासदी में बच गए, उनके बचने की संभावना भी अब खत्म होती दिख रही है, क्योंकि आज भी वो सहायता की तलाश में भटक रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, ये हिंदुओं के प्रति बहुत ही मतलब के विरोधी बात रखते हैं। देखो, इतना बड़ा सारा हमारा दायरा है हिमाचल का, इनको प्रोग्राम बनाना, कंपोजिट व्यवस्था करनी चाहिए। जब इतने यात्री जा रहे हैं और इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को डिस्टर्ब करके कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, इन लोगों के मन में बहुत ही दुर्भावना है। 80 करोड़ हिंदुओं को जो लोग डॉजिंग कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद जनाब। सर, ये कुछ नहीं है, ये सरकार ने सारा हमारा खराब कर रखा है। ये सारी जो जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर आती है। चलिए, धन्यवाद। हम आप यहाँ पर अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, थोड़ी देर में आपको उपाय भी दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, बोलिए। साहब नमस्कार, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ साहब, मेरा नाम है HR मोतीकर। हाँ साहब, देखिए, ये जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट नहीं कर रही है, ये जो अपने यात्रियों को जो मरने का कारण ये है, ये लोग सेक्युलर नहीं है। जो लोग सेक्युलर उनको वोट देते हैं, उन्हीं को वो लोग सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को बचाते हैं। जो यहाँ की जो इंडियन गवर्नमेंट अभी है कि अगर आप सेक्युलर नहीं है और उसको वोट नहीं देते, दैट इज सेक्युलर नहीं बोलते वो लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। हम आपको कॉलर के बजाय यहाँ पर अब MMS दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में हम तक भेजी। तो पीड़ितों को सहायता मिलेगी और मुआवजा भी मिलेगा। इससे जितनी जल्दी घोषित करेंगे उतना अच्छा है। जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। जिस हिसाब से जान माल का नुकसान हुआ है, वहाँ पे लोगों को मदद की बहुत जरूरत है। जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, राष्ट्रीय आपदा है। वाकई में उत्तराखंड सरकार एज वेल आपको भारत सरकार को जाना चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। इसे इतना ज़्यादा डिजास्टर जो आया है उसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। जो उन्होंने दिया है, अभी जो अमाउंट वो लोग दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इज सफिशिएंट। उसको और ज़्यादा देना चाहिए। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं आ रही है जी। जय हिंद भाई, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम इस संवेदनहीन सरकार से इस तरह की किसी भी प्रकार की मानवीय भावना की आशा नहीं कर सकते। ये केवल
वोट लेने के लिए सिर्फ ये अपने कंधों पे तसले में ईंट उठाने के लिए, दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या आज जो हमारे भावी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, उनमें इस समय नहीं पहुंचना चाहिए वहां पर? वो अपना जन्मदिन विदेश में जाकर के मना रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड त्रासदी राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, हजारों लोग मारे गए, अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 6 दिन बाद भी बचाव कर्मी लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में और कौन सा समय होगा इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का? केंद्र सरकार अपनी पूरी मशीनरी को बचाव कार्यों में लगाए। जब सड़क के सहारे बचाव कर्मी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्यों ना वायुसेना को उतारा जाए। 6 दिन बाद भी सरकार सोच रही है कि वायुसेना को रेस्ट में उतारे या ना उतारे। आर्थिक सहायता घोषित करने के साथ संसाधनों को भी लगाया जाए। केंद्र सरकार आर्थिक सहायता घोषित करके अब पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से विफल हो गया है तब केंद्र सरकार क्यों अपने संसाधनों को बचाव कार्यों में लगाने से डर रही है? सामाजिक संगठन आगे आकर लोगों की सहायता करे। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठन पहले ही लोगों की सहायता में उतर चुके हैं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट भी लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन तमाम लोगों को बचाव कार्यों में आगे आकर सहायता करने की। केंद्र सरकार जल प्रलय से बचे लोगों के लिए राहत कोष की घोषणा करे, जहां आम लोग भी राहत दान दे सकें। तो ये मुद्दा हमने आपके सामने लाया और मुझे लगता है कि देशवासियों की मांग को समझते हुए, विषय की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तुरंत इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और अपनी सारी सरकारी यंत्रणा वहां पर बचे हुए लोगों को बचाने के लिए लगानी चाहिए। जो शव वहां पर बिखरे पड़े हैं, जिनकी बदबू आने की शुरुआत हो गई है, ऐसे शव उनके परिवार वालों को मिलना उतना सैद्धांतिक उनका अधिकार है, उनका मानवीय आधार पर वो अधिकार है और वो पहुंचाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे शवों का परस्पर उसको लावारिश मानकर अभी तुरंत अंत्य संस्कार करने के बजाय उसको सुरक्षित रखा जाए, उनको फोटो निकालकर वेबसाइट पे डाले जाए और ये कहा जाए कि इन लोगों के शव हमारे पास है। अब तमाम हजारों लोग उधर पहाड़ियों में इधर उधर घूम रहे हैं और अपनों को खोजने के प्रयास में अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने तकनीक का सहारा लेते हुए इसका अगर उपयोग करेंगे तो शायद और भी बचे हुए समय में कुछ कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि इस त्रासदी में सरकार भले ही आगे आने में अपनी देरी दिखा रही हो, लेकिन इसको देश अपनी देरी में नहीं दिखाएगा। देश अपना मानकर आगे बढ़ेगा। मदद का हाथ उत्तराखंड के लिए जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य भी है और इस राष्ट्रीय कर्तव्य को अगर हम निभाएंगे तो ऐसी आपदा से हम बचने के लिए अपने देशवासियों को सहारा साबित होंगे। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत बड़ी परीक्षा हुई है, अब तो रुक जाना चाहिए और बचे हुए लोगों को बचाकर निकालने में मदद करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।